और मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को हो सके मालूम ना हो, आप लोगों की दिसंबर या जनवरी में एक परीक्षा होगी। हाँ, प्री यूनिवर्सिटी। और अगर कोरोना आता है तो उसी परीक्षा के आधार पर आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। मैंने जो पढ़ा दिया जाता है उसको आप तैयार करते रहिए। जैसे हमारे कहने का मतलब यही है कि बाद में कहिएगा कि सर आप तो बताए ही नहीं कि परीक्षा भी होगी। चलिए जो, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। जो है लिखिए जरा। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन from the following data. From the following data. चलिए देखिए, डेटा जो दिया है वो रिएक्शन के फॉर्म में दिया है। अब आप डेटा उतारेंगे, मैं लिख रहा हूँ, आप रिएक्शन उतारेंगे। चौकी जो है सब उसके लिए खाली भाषण देना। आप लोगों के लिए रहिए, इधर उधर करते रहिए, पता चला कि आगे ब्लैक बोर्ड पर हम पैर में फंस गए। और इसके बाद सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन में गिवन दैट करके फिर तीनों रिएक्शन को जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए। हाँ, किसको भाई?
इतना लिखने के बाद गिवन दैट करके उसको जल्दी जल्दी उतारिए तीनों जो है। चलिए उतार लिए हैं तो सोचिए क्या पूछा जा रहा है, वो रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। रिक्वायर्ड दैट का मतलब है जो पूछा जा रहा है उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। हाँ, थर्ड नहीं, हम ही पूछ रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। थर्ड सेकंड की बात मत करो, क्या पूछा जा रहा है उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लिख लिए, देखे जरा। हाँ ये तो लिख लिया, जो आपका सही है। जो भी पूछा जा रहा है सोचना है कि रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी पूछा जा रहा है या जो दिया है वो रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तभी सवाल हल हो पाएगा। तो जो दिया है वो तो 3 रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख लिए, लिख का लिए वो दिया ही है। अब ये सोचना है कि जो पूछा जा रहा है उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो आप मीथेन बना लीजिए, जो वो कह रहा है उसको आप बना लीजिए। आइए हम मीथेन बनाते हैं। ये देखिए CH4G हमने बना लिया। इसी के लिए कह रहे हैं कि सर डेल्टा H क्वेश्चन मार्क है। अब ये सोचना है कि ये तो प्रोडक्ट बन गया ना, ये कैसे बना होगा जो है। तो इसको देखिए सोचने का तरीका क्या है। आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन कौन कंपाउंड बन के बनाया, आप ये देखेंगे कि मीथेन में कौन कौन एटम प्रेजेंट है। कौन कौन एटम प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन। उन दोनों को उनके स्टैंडर्ड स्टेट में रख दीजिए। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, C और सॉलिड फॉर्म। हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 और गैसियस फॉर्म। और इसको बैलेंस कर लीजिए। तो कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यही रिएक्शन है जिसके लिए वो डेल्टा H पूछ रहा है। तो रिएक्शन उतार लीजिए। इसी रिएक्शन के लिए आपसे डेल्टा H पूछा जा रहा है, चाहे वो कहे कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहिए या कहिए सर ये रिएक्शन का डेल्टा H हमको बताना है। चलिए अब आगे सोचिए। आगे देखिए सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आगे अब सोचेंगे क्या। आगे आपको सोचना ये है कि यह इक्वेशन जो है इन 3 की मदद से लाना है। अब जो 3 4 वाला काम अब शुरू करना है। अब इसमें क्या सोचेंगे, सोचेंगे कि ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में लेफ्ट में किस इक्वेशन में है। तो देखिए फर्स्ट में जो है वो लेफ्ट में है, तो फर्स्ट जैसे वैसे ही रखेंगे। अब आगे बढ़िए। अब दूसरे नंबर पर आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी हमको लेफ्ट में चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन लेफ्ट में सेकंड में है, लेकिन यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काम शुरू कीजिए। मल्टीप्लाइड इक्वेशन सेकंड बाई 2। मल्टीप्लाइड इक्वेशन सेकंड बाई 2। चलिए अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात सुनिए, जब सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नया इक्वेशन बनेगा और यह 4 नंबर कहलाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2H2G प्लस ये हो गया O2G
आगे बढ़ाइए, 2H2O लिक्विड, और डेल्टा H में भी आपको गुणा करना है, तो गुणा कीजिए। 8 दूनी 16 को 6, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17। अब ये पर मोल गायब हो जाएगा, केवल किलो जूल होगा, क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बात सुनिए, यहाँ तक मैं पहुँच गया था। अब इधर की बात करिए, जो है कह रहे हैं कि सर मीथेन राइट में होना चाहिए। आप देखिए इन तीनों में मीथेन है कि नहीं, तो इक्वेशन नंबर 3 में है, लेकिन लेफ्ट में है। आपको किधर चाहिए? राइट में। तो आप 3 को रिवर्स कर दीजिए, तो लिखिए रिवर्स्ड इक्वेशन 3, रिवर्स्ड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को आप रिवर्स कीजिए। देखिए रिवर्स करने का तरीका हम बताए थे, जो राइट में है लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में, और डेल्टा H का साइन चेंज करें। तो अब ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो रिवर्स करिए, राइट वाले को लिखिए लेफ्ट में, CO2G प्लस 2H2O लिक्विड। अब आगे आइए, CH4G और प्लस 2O2G। अब डेल्टा H की बात करिए, डेल्टा H का साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 890.4 किलो जूल पर मोल। देखिए भाई, जो जो हमारी ज़रूरत थी उस अनुसार हमने काम कर लिया जो है। अब देखिए, अब हमारे पास ओरिजिनल 3 इक्वेशन रह गए। एक इक्वेशन नंबर 1, 4 और 5, ये सेकंड और थर्ड चेंज हो चुका है, अब उसको हमको कंसीडर नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, 1st, 4th और 5th तीनों को जोड़ देंगे, ये इक्वेशन आ जाना चाहिए। और जोड़ने पर जो डेल्टा H आएगा, उस मीथेन का फार्मेशन का डेल्टा H का अलग। थोड़ा सा ज़रा दरवाज़ा को ऐसे बंद कर दो, बंद करो, आवाज़ आ रही है उधर से, बात सुनो। हाँ, बंद कर दो, चलो। हाँ लिखिए ज़रा, एडिंग इक्वेशन 1st, 4th and 5th। एडिंग इक्वेशन 1st, 4th and 5th तीनों को जोड़ना है। अब आप उतारना शुरू कीजिए, पहले 1st उतारिए, फिर 4th और 5th, इसी क्रम में उतारिए, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कीजिए। हम देखिए इसी में हम केवल 1st को जोड़ रहे हैं जो है। तीनों इक्वेशन उतारिए। और इसके बाद नीचे एक लंबी सी लाइन खींचिए। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ तीनों को लिख लीजिए, नीचे लंबी सी लाइन खींचिए
अब देखिए, अब आया जाए देखा जाए पहले कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने वाला काम कर लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी है इधर भी है, कैंसिल करिए। फिर इसके बाद देखिए 2H2O इधर भी है 2H2O इधर भी है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए 1 मोल ऑक्सीजन यहाँ, 1 मोल 2 मोल और 2 मोल ऑक्सीजन यहाँ। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, जो बचा है लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में लिख लीजिए। कार्बन सॉलिड 2H2G चेंज हो रहा है तो हो रहा है CH4G। देखिए रिएक्शन आ गया, जो रिएक्शन हम लोग लाना चाहते थे वही रिएक्शन आ गया। देखिए जब डेल्टा H को जोड़ेंगे तो निगेटिव को एक साथ और प्लस को उसमें से घटा लेंगे तो वैल्यू इतना आएगी। आप जोड़ कर देखेंगे जो है, हम तो जोड़ने को ही कहेंगे लेकिन जब निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो घट जाता है। अब देखिए लैंग्वेज में रहेंगे लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, किलो जूल पर मोल। हेंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज 74.9 किलो जूल पर मोल। तो एक एप्लीकेशन हो गया हम लोगों का। उस एप्लीकेशन पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, सेकंड नंबर, सेकंड एप्लीकेशन हेडिंग दे दीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन of very slow chemical reactions, determination of heat of reaction of very slow chemical reactions। उसी क्रम में अभी लिखना है, हेडिंग क्लोज नहीं करना है। दैट इज एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो रिएक्शन बहुत स्लो रेट से होते हैं उनको एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। दैट इज एलोट्रोपिक, TROPIC, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आप लोग एलोट्रोप्स का नाम सुने होंगे। एलोट्रोप्स को हिंदी में कहते हैं अपर रूप। जो जैसे कार्बन के अपर रूप आप जानते हैं, हम लोग कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है? 2। देखिए एक आंसर आ रहा है 2, कौन कौन? ग्रेफाइट और डायमंड। इसके अलावा भी कोई फार्म आप लोगों को मालूम है? एक आंसर आया कि कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है।
यानी कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं, एक ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड। बस इतना ही, इसके अलावा कोई नहीं मालूम है। आप लोगों ने कभी फ्लोरीन का नाम सुना है? फ्लोरीन, या दूसरा उसको कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, सुना है ना? तो काहे नहीं बता रहे हो? हाँ, 3 टाइप स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। कार्बन एज ए ग्रेफाइट, कार्बन एज ए डायमंड और कार्बन एज फ्लोरीन या बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं, या उसी को जो है बकीबाल कहते हैं, या उसी को कार्बन 60 भी कहते हैं। तो कार्बन के 3 मॉलिक्यूलर फॉर्म हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हम एलोट्रोप्स की बात करेंगे। जैसे देखिए जो है हम लोग कोयला यूज करते हैं, मार्केट में 2 तरह का कोयला है, एक जो है पत्थर वाला कोयला हम लोग बोलते हैं और एक इमली वाला कोयला बोलते हैं। तो हम इमली वाले कोयले की बात नहीं कर रहे हैं, पत्थर वाले कोयले की बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कोयला वाला झारखंड वगैरह में मिलता है, यूपी में कोयला नहीं मिलता है। जो कोयला की वहाँ पर खदानें हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कोयला क्यों वहीं मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलता है? हाँ, वहाँ जीवाश्म का वो हो रहा। माने हमको जो समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि जहाँ इस समय कोयला मिल रहा है वहाँ 200 ईस्वी पहले, 400 ईस्वी पहले, पता नहीं कौन, वो हमको आइडिया नहीं है, वहाँ बहुत घनी आबादी रही, पेड़ पौधे जंगल इस तरह के कुछ रहे होंगे, जो है लोग रहे होंगे जो भी है, और भूकंप आया होगा या इस तरह के बाढ़ आई होगी, कुछ न कुछ त्रासदी हुई होगी और वो पेड़ पौधे गिर के उसी में कहीं दब गए। और धीरे धीरे दबने के बाद धीरे धीरे उसमें जो है चेंजेज होते गए और पता चला कि 20 साल बाद, 1600 बाद, पता नहीं कितने साल बाद धीरे धीरे वो ट्रांसफार्मेशन होके और वो कोयला के फार्म में कन्वर्ट हो। तो इस तरह से जो चेंजेज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपिक ट्रांसफार्मेशन। तो इस तरह की घटना हुई होगी, चाहे अब या तो जो पढ़े कि कोयला कैसे बना, वहाँ क्या हुआ, तो उसके बारे में तो पता चल जाएगा कि कोई न कोई उसमें जो है, जैसे अभी आप देखते हैं इधर जो है बासी साइड में कभी निकलता है कि भाई यहाँ खुदाई हो रही थी, तो इस सदी की कुछ मूर्तियाँ मिल गई जो हैं, जो लगता है कि यहाँ पर इस तरह के लोग रहते थे जो है, तो कुछ इस तरह की घटना हुई होगी और धीरे धीरे पेड़ पौधे दब गए होंगे और धीरे धीरे उसमें रिएक्शन होते आज वो कोयला के फार्म में हम लोगों को अवेलेबल है, ग्रेफाइट के फार्म में अवेलेबल है, डायमंड के फार्म में अवेलेबल। देखिए इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत स्लो रेट से होते हैं। अब हम आते हैं रेट की बात करते हैं। बहुत रिएक्शन स्लो रेट से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, सपोज कीजिए कि AB, ये आपका AB में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया, एक हमने कॉमन रिएक्शन दिया और रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो है 20 ईयर्स लग रहे हैं। रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20 ईयर्स लग रहे हैं। आप कहेंगे कि सर इसका डेल्टा एच ही हमको डिटरमिन करना है, हम लोग डेल्टा एच ही निकालते हैं रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा एच का जो बेसिक फार्मूला है वो है H2 - H1, यानी इसका मतलब है कि इसका हम H1 पढ़ लें और 20 साल बाद हम इसका H2 पढ़ लें। आज हम H1 पढ़ें और 20 साल बाद बैठे रहें, जब AB बन जाए तो 20 साल बाद हम H2 पढ़ेंगे और 20 साल बाद पढ़ के हम डेल्टा एच की वैल्यू आसानी से बता दें। अब दिक्कत वही है 20 साल वाली कि 20 साल आप इंतज़ार कर पाएंगे कि नहीं। दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है कि आप रिएक्शन को लेके आपको बैठना है और 20 साल तक आप रिएक्शन को वेट कर पाएंगे कि नहीं। अगर 20 साल कर लिए तो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटली बता देंगे। हेड साहब का कहना है भाई कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये करना है कि 2-4 रिएक्शन हमको बता दीजिए जिसका डेल्टा एच मालूम है, तो उसकी मदद से हम तुरंते बता देंगे। चाहे रिएक्शन आपका 20 साल का, अगर रिएक्शन आपका 1600 साल में भी पूरा हो रहा तो हम उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू बता देंगे।
बशर्ते ये है कि एक्सपेरिमेंटली नहीं बता पाएंगे। कैलकुलेट करके 2-4 रिएक्शन दे दीजिए, अगर उसका डेल्टा एच मालूम है तो हम जो है किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है बता दें। तो लिख लीजिए इस बात को। सम केमिकल रिएक्शंस are so slow, 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 that their heat of reaction cannot be determined experimentally, but by using Hess law, it can be calculated very easily. चलिए अब इसका क्वेश्चन लिखिए। Calculate the enthalpy change during the transformation of ये C लिखना है। C मीन्स होता है कार्बन, और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रेफाइट। C मीन्स कार्बन, ब्रैकेट में ग्रेफाइट। ब्रैकेट के आगे लिखिए TO2 और फिर आप लिखिए C मीन्स कार्बन, और फिर ब्रैकेट में लिखिए डायमंड। अभी आपने ग्रेफाइट और डायमंड का नाम लिया, उसी के चेंज की बात ये कर रहे हैं। ग्रेफाइट को ये डायमंड में जो है चेंज कर रहे हैं। फुल स्टॉप। गिवन दैट the enthalpy of combustion of graphite and diamond are 393.5 and 395.4 kilojoule per mole respectively। चलिए देखिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो गिवन दैट वाला पोर्शन लिखवाए हैं उसको सोचना है कि रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखें। पहले गिवन दैट हो जाए तब फिर रिक्वायर्ड दैट की बात करते हैं, क्या पूछ रहा है। पढ़िए उस पोर्शन को जो गिवन दैट दिया हुआ, और सोचना है कि उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए रिएक्शन नहीं बना पाए तो क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए। तो इसलिए प्रयास करिए कि रिएक्शन बना ले।
देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्या दिया है। गिवन दैट द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये देखिए ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का कंबस्शन कर रहे हैं। कंबस्शन मीन्स हिंदी में होता है जलाना, केमिस्ट्री में होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो दोनों को लिख लीजिए और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए। कार्बन ग्रेफाइट रिएक्शन कराइए O2 से, और फिर कार्बन को लिखिए डायमंड और रिएक्शन फिर कराइए O2 से। जो भी दिया है रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिएक्शन के यहाँ पर कैलकुलेशन संभव नहीं है। चलिए देखिए दोनों हमने लिख दिया, दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट। अब ये बताइए जब ग्रेफाइट वाला कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो किस में चेंज होगा? CO2 में। चलिए और जब डायमंड वाला रिएक्शन करेगा वो किस में चेंज करेगा? ख्याल करिएगा, एक महंगा है एक सस्ता है। डायमंड का रेट सुने ही होंगे, जितना गोल्ड जैसे है उतना ही वो भी महंगा है। अब ये बताइए ये रिएक्ट करेगा तो किस में जाएगा? हाँ, रिएक्ट नहीं करेगा। भैया देखिए हमको महंगा सस्ता से नहीं मतलब है कि कौन सा एटम। हमको एटम से मतलब है, ये नहीं है कि वो महंगा है कि सस्ता है। ये महंगा सस्ता तो हम आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं। अगर कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और चाहे महंगा वाला कार्बन हो या सस्ता वाला, वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो। तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये मत सोचो कि ये रिएक्शन नहीं करेगा। अगर कार्बन है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है उसको, तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो। हाँ तो सॉलिड तो ग्रेफाइट सॉलिड में नहीं है, तो स्टेबल तो कोई ज़रूरी थोड़े नहीं कि जो स्टेबल है वो रिएक्शन ही नहीं करता है। ये कहाँ लिखा है कि जो स्टेबल है H2 मालिक्यूल स्टेबल नहीं है तब तो रिएक्शन नहीं करेगा? ये कहाँ से पढ़ लिए कि सर स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा? वो तो जब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तब रिएक्शन नहीं करेगा। वो जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तब रिएक्शन नहीं करेगा। ये कहाँ लिखा? क्या देख लिए कि सॉलिड फॉर्म में वो ज्वेलरी क्या रखा है तो रिएक्शन नहीं करेगा? हाँ तो करेगा, तो बहुत स्लो करेगा। तो हम तो स्लो रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं, हम तो स्लो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन की तो बात कर नहीं रहे। तो ये कैसे कह दिए कि करेगा ही नहीं? ये आप सीधा ये समझिए उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। और वो बात आती है कि सर डायमंड क्यों कठोर है और जो है ग्रेफाइट क्यों सॉफ्ट है, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो स्ट्रक्चर की वजह से उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें नहीं है। तो जहाँ हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वहाँ स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और जब स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो वहाँ कठोरता डेवलप होगी। जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा कोई स्ट्रेंथ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो है अब ये सोचना है कि दोनों के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव, ये बात करते हैं। डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होगी कि पॉजिटिव, सोच के बोलिए, ये बताना पड़ेगा हर जगह हर रिएक्शन में। अच्छा ये बताइए किसी चीज़ को जब जलाते हैं, लकड़ी को जलाएंगे तो वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता। आज जब भी हीट प्रोड्यूस होगी माने बाहर निकलेगी तो डेल्टा H का साइन निगेटिव। तो दोनों जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे तो दोनों हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी भी वैल्यू हो जाएगी माइनस और ये भी वैल्यू हो जाएगी माइनस 393.5
किलो जूल पर मोल, और ये हो गया 395.4 किलो जूल पर मोल। ये है जो दोनों के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव। अभी देखिए मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप जो है डायमंड को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और बनाना शुरू कर दीजिए और पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात सुनिए, जो है ये हो गया। अभी तो ये वो था जो दिया हुआ था। अब हम लोग सोचेंगे कि क्या पूछ रहा है, तो लिखिए रिक्वायर्ड दैट क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है, उसके लिए डेल्टा एच बनाना है। यानी जो आपका रिएक्शन वो ये है, कार्बन ग्रेफाइट चेंज हो रहा है कार्बन डायमंड। इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपका क्वेश्चन मार्क है। इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर कह रहे हैं कि सर डायमंड ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। चलो तो देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आपके सामने है, जो है हाँ। अब आपको सोचना है कि क्या करें, तो देखिए तरीका देख लीजिए। कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट में होना चाहिए, इन दोनों में देखिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। अब आइए डायमंड राइट में होना चाहिए, डायमंड सेकंड में है लेकिन लेफ्ट में है, तो रिवर्स कर दीजिए। तो लिखिए जरा रिवर्स्ड इक्वेशन सेकंड। चलिए जब रिवर्स करेंगे तो ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये देखिए जो, और रिवर्स करिए, कार्बन डाइऑक्साइड G को लेफ्ट में और कार्बन डायमंड और प्लस O2G। अब डेल्टा एच का साइन बदल जाएगा, प्लस 395.4 किलो जूल। एक सवाल अगर समझ लीजिए तो सब में एक ही तरह का नियम लगना है। अब देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या थर्ड है, दोनों को हम जोड़ देंगे, हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। अब फर्स्ट को उतारिए फिर थर्ड को उतारिए। हम नीचे इस बार लिख ले रहे हैं, जगह नहीं है नीचे लिख, लेकिन आप फर्स्ट लिखेंगे तब थर्ड लिखेंगे। नीचे लंबी सी लाइन खींचिए, और पहले हम लोग कैंसिल करने वाला काम कर लें कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखिए ये आपका CO2 लेफ्ट में, ये राइट में, ये ऑक्सीजन लेफ्ट में, ये राइट में।
ये देखिए इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो 1.9 किलो जूल पर मोल। कटा नहीं है आपका? ये तो फर्स्ट वाला रिएक्शन हुआ ना, कहे थे फर्स्ट तो ये हो गया, और थर्ड वाला रिएक्शन कहाँ गया? थर्ड वाला रिएक्शन उसके नीचे उतारिए। देखिए जो लोग हल कर लिए हों जो है वो ये देख सकते हैं कि सर यहाँ पर क्लियर ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख के बताएंगे कि कै मोल ग्रेफाइट कितने मोल डायमंड में चेंज हुआ। रिएक्शन को देख लीजिए और देख के बताइए। हाँ, 1 मोल ग्रेफाइट 1 मोल डायमंड में चेंज हुआ है। ठीक है, और कैसे चेंज होगा तो प्रोसेस भी आ गया है। प्लस साइन का मतलब है आप ग्रेफाइट को हीट सप्लाई कीजिए 1.9 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट सप्लाई करना शुरू कीजिए और ये डायमंड में कन्वर्ट होने लगेगा। भाई प्रोसेस जो आया है केमिस्ट्री तो यही कहती है। तो अब दिक्कत ये आप कह सकते हैं कि सर जब इतना जल्दी आप बना रहे हैं तो क्यों इतना महंगा बिक रहा है? इतना जल्दी बना रहे हैं कि 1 मोल लिए, इतना हीट दिए, फिर डायमंड बन गया जो है, तो मार्केट में क्यों इतना महंगा बिक रहा है? भाई जितना गोल्ड है उसी रेट का वो भी है। हाँ, दिक्कत ये है कि यह हीट हमको सप्लाई तो करना है 1 मोल के लिए, लेकिन इस हीट को सप्लाई करने के लिए हमको 10 वर्ष चाहिए। ये सुनिए, जो ये 10 वर्ष में इतनी हीट सप्लाई करना है, तो हीट की तो कोई वैल्यू नहीं है। आप इतनी हीट सप्लाई करेंगे, अब ये सोचना है कि भाई किस रेशियो से सप्लाई करें कि 10 साल में इतना ही हीट ये ले। और दूसरा ये है कि भाई कोई ऑब्जर्व करने वाला भी तो चाहिए कि भाई जब हीट दे रहा है तो 20 साल तक उसी रेशियो से ले, या तो इस तरह की कंडीशन लगा दे। अब देखिए मार्केट में कोई चीज़ जब आती है तो उसकी वैल्यू 2 चीज़ पर निर्धारित होती है। एक तो वो जिस मटेरियल का बना है वह मटेरियल ही बहुत महंगा हो, तभी वो आपका जो है सामान महंगा बिकता है। या दूसरा ये है कि उसकी लेबर कास्ट ज़्यादा हो, या उसको बनाने में समय ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए आज आप प्रोसेस शुरू किए 1 मोल ग्रेफाइट, तो आप 20 साल बाद में 1 मोल डायमंड पाएंगे। तो अब सोचिए कि वो 20 साल का टाइम पीरियड इसको आप दे रहे हैं तो वो तो महंगा होना ही होना। तुरंत आप देते तब तो बहुत सस्ता रहता, हीट दिए डायमंड जो। तो रीज़न यही है कि सर आप कह रहे हैं कि इसी तरह से बन रहा है तो फिर इतना महंगा क्यों? तो रीज़न ये है कि इसका जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत स्लो रेट से होता है, बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए इसकी कास्ट जो है इतनी महंगी हो जाती है। चलिए अगला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये स्पेलिंग है हाइड्रेशन। अब देखिए जब हाइड्रेशन आ गया तो आप लोग और कुछ चीज़ें जानते हैं, वो हमको जानना है। डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, क्या ये सब एक ही है कि अलग अलग है? अगर एक है तब तो कोई बातें नहीं है, अलग अलग है। तो चलिए डिहाइड्रेशन का मतलब, चलिए रिमूवल ऑफ वाटर,
डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। चलिए बात तो तय हो गई, वाटर निकलेगा तो कहेंगे डिहाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर जोड़ेंगे तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। रिएक्ट कराने का मतलब, मैंने रिएक्ट कराने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, रिएक्ट कराने का मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं? हाइड्रोलिसिस का मतलब है सर आयन के फॉर्म में रिएक्ट करना। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सर आयन के फॉर्म में रिएक्ट करना। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब वाटर का रिमूवल होगा तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? एनर्जी घटेगी, ठीक है ना। आज जब वाटर का एडिशन होगा तो अच्छा, कोई आदमी ऐसा बताइए जैसे आपको लगे कि सर इसका डिहाइड्रेशन हो गया। कौन सी कंडीशन हो जाती है कि किसी स्वस्थ आदमी का डिहाइड्रेशन हो जाता है? आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सर इसका डिहाइड्रेशन हो गया। बुखार लग जाता है कि उसको वोमिटिंग होने लगती है। बुखार में थोड़े ना डिहाइड्रेशन होता है, उसको वोमिटिंग होगी, उसको लूज मोशन होगा, ये सब होता है। अगर आपको रात भर में 20 बार हो गया तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, वो कहेंगे कि सर ये तो कई बार इनको जो है वोमिटिंग और लूज मोशन हो गया है, इनका डिहाइड्रेशन हो गया, यानी बॉडी से वाटर निकल गया, एनर्जी गायब हो गई। अब वो कहेंगे सर इनको 2-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना है, उसी में पानी वानी सब चढ़ाएंगे जो है। तो वाटर का एडिशन मीन्स होता है एनर्जी का इंक्रीज करना। तो जब भी कहीं प्रोसेस में डिहाइड्रेशन होता है तो वहाँ पर एनर्जी जो है इंक्रीज करती है, और जब वाटर का रिमूवल होता है तो एनर्जी डिक्रीज करती है। तो यहाँ हम लोगों को जो है हम लोगों को हाइड्रेशन का प्रोसेस पढ़ना। देखिए होता ये है कि जब वाटर जब अटैच होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और सडन होगी तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली जो है मेजर नहीं कर पाते। आप देखे होंगे हॉस्पिटल में जब किसी को बोतल वगैरह चढ़ता है तो ये नहीं है कि वो इसी तरह से वायर, ये नहीं कि खूब हाई स्पीड में कर दे तो चढ़ गया जी। वो तो एक बोतल है, उसको डॉक्टर साहब 2 घंटा 3 घंटा में चढ़ाएंगे, कहेंगे सर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको वो कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दे दिए तो एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो पता चलेगा कि वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसको एनर्जी तो देना है, लेकिन धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वो 2 घंटा 3 घंटा में एक बोतल वो चढ़ाते हैं। तो जैसे वाटर कहीं अटैच होता है तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन है साहब की मदद से हम आसानी से उसको डिटरमिन कर लें। ठीक है, तो लिख लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले दिन उसको कराएंगे। लिख लीजिए इतना जो है द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ the enthalpy of hydration is impossible however it can be calculated very easily by using Hess law. ठीक है ना। जब अगले दिन जब मिलेंगे तो Hess law इसके 4 एप्लीकेशन है और उस पर न्यूमेरिकल है। तीसरा चल रहा है